रोड शो हमारा साफ कहना है, पार्टी का साफ मानना है, क्या रोड शो राहुल गांधी को लोग देश में जो उनके नेता हैं या देश में कोई और मैं रोड शो को थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ, इसका जवाब ठीक है, आप अपनी इसकी डेफिनेशन पूरी कीजिएगा, इतने मैं इसकी विजुअल यानी कि तस्वीरों की डेफिनेशन पूरी कर देता हूँ। सिंह साहब जरा सुन लिया कीजिए एक बार, एक सेकंड के लिए। ये सामने जो है अब चारों तरफ से घिर गए हैं पीएम मोदी, ये यूं कहा जाए कि भीड़ चारों तरफ से अब आगे आ गई, कुछ एक ऐसे या ये राउंड अबाउट होगा या सर्कल होगा, अब ऐसे है बीच में मोदी नजर आ रहे हैं यानी कि काफिला नजर आ रहा है और चारों तरफ, और ये जो बीच में फ्लैश लाइट्स नजर आ रही है, तस्वीरें नजर आ रही है, ये सारी कैमरा की लाइट्स हैं। हर एक के हाथ में जो कैमरा है वो ऊपर है और न जाने कितने इस वक्त क्लिक्स लगातार चल रही होंगी, और उस क्लिक में अब ना जाने कौन सी क्लिक में पीएम आ जाए, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि भाई मैं तो फ़ोटो खींचने का आया हूँ, मैं यहाँ देखने के लिए आया हूँ कि पीएम आए हैं। पहले सीएम थे तो मुलाकात हो जाती थी, यानी कि दिख जाते थे, ये पता लग जाता था स्टेट में ही है। प्रधानमंत्री जब से गए हैं, एक तो गुजरात के हैं इसलिए प्राइड होता है, और दूसरी तरफ वापस आ रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं, तो इसलिए मैं फ़ोटो खींचना चाहता हूँ कि वो इस तरह ऐसे वापस आया था। ये भी फील थी, कुछ लोग, कुछ बच्चे थे, कुछ युवा थे, ऐसे बात कर रहे थे। और इस बीच ये रेला जो कि बीजेपी के तमाम बाइकर्स का है, युवाओं का है, महिला बाइकर्स भी नज़र आ रही हैं, ये हाथ ऊपर उठाते हुए स्कूटी पे हैं बाइकर्स। और ये चारों तरफ लाइट और ये एक्शन नज़र आ रहा है। जय सिंह साहब अपनी बात पूरी कीजिए, मैं सिर्फ 30 सेकंड दूंगा, फिर मैं त्यागी साहब को उनकी बात, आपकी बात पर कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा जी। फिर इस रोड शो की जरूरत क्यों पड़ी, मेरा सवाल ये। युवाओं में जोश है, उत्साह है, जो जनता में जो उत्साह है उसे ये साफ जाहिर होता है। जनता ये बताना चाहती है, उसकी सूरत और सीरत जो दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से गुजरात के अंदर भुवनेश्वर के प्रदर्शन को देखते हुए एक नया राज्य उड़ीसा और गुजरात में फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। इसमें कोई भी दूर दूर तक, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, दूर दूर तक कहीं भी इनसे हमारी फाइट नहीं है। जी त्यागी जी। लेकिन मेरे मित्र ने दो विषय उठाए। ये जो नारेबाजी है वो तो उनको मुबारक कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, कहाँ हम लोग आए, कहाँ भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन दो विषय उठाए, एक तो हाईवेज का विषय उठाया जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। 1999 से पहले कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं था देश में, हालांकि जितना भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी सबका चिन्हीकरण 1947 से लेकर 1999 के बीच में कर लिया गया था। कृपया जो व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं इंटरनेट पे जाइए, पता चल जाएगा आपको, indianstat.com पे जाइए या नेशनल हाईवे कमीशन पे जाइए, आपको पता चल जाएगा कितने हाईवेज कहाँ कहाँ थे। दूसरा विषय मेरे मित्र ने उठाया बिजली का, गाँवों को बिजली पहुँचाने का विषय। देश में 6,38,000 गाँव हैं टोटल, उसमें से 2014 तक 12,542 गांव रह गए थे जिनमें बिजली नहीं पहुंची थी। तो मेरे मित्र अगर 12,542 गांवों में आप बिजली पहुंचा करके ये कहना चाहते हैं कि पूरे देश को उजाला आपने दिया है, तो निश्चित रूप से आप झूठ बोल रहे हैं। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि 6,38,000 गाँव टोटल हैं और ये आंकड़े निश्चित रूप से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े दे रहा हूँ, जो ऊर्जा मंत्रालय का कमीशन उसके आंकड़े देने का काम कर रहा हूँ। सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, बीच में आप बोल करके अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहे हैं। सचिन जी, आपने मुझे समय दिया, कृपया न्याय कीजिए, मैं न्याय करिए, मैं पूरा आपको कलई खोल दूं, पूरा कलई खोल दूं, पूरा कलई खोल दूं आपको। ठीक है त्यागी जी, 30 सेकंड, त्यागी जी 30 सेकंड। सिंह साहब उनको पूरी कर लेने देते हैं बात, सिंह साहब उनको पूरी बात कर लेने देते हैं। त्यागी जी 30 सेकंड। आपने तीसरा उदाहरण चाइना का दिया, आपने तीसरा उदाहरण चाइना का दिया मेरे मित्र। चाइना में निरंकुश शासन है और देश में प्रजातांत्रिक शासन है, जिसकी नींव पंडित नेहरू ने रखी। जो इंस्टीट्यूशन है और जो प्रजातंत्र की खूबसूरती है पंडित नेहरू की देन है, जिसकी वजह से हम देश में एक आम चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है। चाइना में संभव नहीं है। कृपया चाइना का उदाहरण भारत से कंपेयर मत करिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि जिस तरह के बयान आप देते हैं आप भी बिहाइंड द बार चले जाएंगे। वही कांग्रेस है जो कंपेरिजन मत करिए, कंपेरिजन जो करिए डेमोक्रेटिक स्टेट से करिए, किसी प्रजातांत्रिक देश से करिए, ऐसे देशों से
कंपैरिजन मत करिए तो निरंकुश शासन करते हो। भूलिए मत। My dear friend, please tell me, क्या चौधरी चरण सिंह जी ने काम नहीं किया? क्या मोरारजी देसाई जी ने काम नहीं किया? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने काम नहीं किया? क्या गुजराल साहब ने कोई काम नहीं किया? क्या हरदन हरनी गोड़े देवगौड़ा साहब ने कोई काम नहीं किया? क्या पंडित नेहरू ने कोई काम नहीं किया? क्या इंदिरा जी ने कोई काम नहीं किया? क्या लाल बहादुर शास्त्री जी ने कोई काम नहीं किया? क्या राजीव गांधी जी ने कोई काम नहीं किया? क्या नरसिम्हा राव जी ने कोई काम नहीं किया? क्या मनमोहन सिंह साहब ने कोई काम नहीं किया? जो 3 साल में सिर्फ देश में काम हुआ है। और 3 साल में कौन कौन से काम हुए डिस्कस कर लीजिए। मेक इन इंडिया का क्या हाल है? मेक इन इंडिया का हाल बता दीजिए क्या हाल है? स्टार्टअप इंडिया का क्या हाल है ये बता दीजिए। और जितनी भी योजनाएं आपने लाए हैं, जनधन योजना का क्या हाल है उसका बता दीजिए। नहीं तो कल ही मैं खोलता हूँ अभी आपकी स्टार्टअप इंडिया में। सचिन जी, स्टार्टअप इंडिया में आजकल स्टार्टअप इंडिया में बड़े शहरों में सर लोग बखूबी जानते हैं। त्यागी जी, आपको भी मालूम है, आप हमेशा आंकड़े लेकर के आते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है लोग भी बखूबी जानते हैं और लोग दे करके आते हैं कौन से इशू किस पार्टी द्वारा उठाए जाते हैं। इस बीच आप दोनों भी थोड़ा सा पानी पी लीजिए, ऐसे लड़ते झगड़ते नहीं है, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, वैचारिक मतभेद हो सकता है। वापस आऊंगा आपके पास ये बताते हुए कि तक पीने के लिए तैयार हूं। हाँ नहीं, पानी इसलिए कह रहा हूँ पी लीजिए। नहीं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ सच बुलवाना चाहता हूँ। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, पीजिए पानी तो पीजिए। सुनिए तो सही रीजन क्यों पानी पिलवा रहा था मैं, क्यों पानी के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि पीएम भी एक जगह काफिले में रुके हैं। सच बोलना शुरू कर दो। नहीं, पीएम भी एक जगह काफिले में रुके हैं, तो मुझे ये भी दर्शकों को दिखाना है और ये बताना है कि एक जगह नहीं, सिंह साहब आप भी पानी पीजिए। एक बार आऊंगा आपके पास भी आ रहा हूँ मैं, जरा दर्शकों को दिखा दूं ये तस्वीर जो है, ये बीच में एक जगह पर रुके हैं प्रधानमंत्री और वहां पर उन्होंने अपना चश्मा उतारा, मुंह पूछा, पसीना, क्योंकि ह्यूमिड आज दिन बहुत ज्यादा था और हेक्टिक। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं आज का दिन कितना हेक्टिक रहा उनके लिए। कार्यकारिणी में शिरकत करना और सुबह के वक्त लिंगराज टेम्पल में दर्शन करना, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करना। उससे पहले राज्यपाल भवन वो गए थे, स्वतंत्रता सेनानियों के वहाँ फंक्शन था। कार्यकारिणी में समापन भाषण देना और ये भी कहना कि ये नहीं है कि आप लेट बैक हो जाइए, जीत अभी तो बहुत काम करना है, और उसके बाद फिर उसी मोड में आ जाना। क्या मैं इसे चुनावी मोड कहूँ? नज़र तो कहीं ना कहीं वैसे ही आ रहा है कि फिर उसी मोड में आ जाना कि नहीं अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है। मिशन गुजरात, नेक्स्ट इज मिशन गुजरात, और उसी में थके नहीं हैं, पसीना ज़रूर पूछा है। जी सिंह साहब, अब आप जवाब दे रहे थे त्यागी जी को। देखिए, त्यागी जी हारे हुए सिपाही हैं और जो हार पहले ही स्वीकार कर ले उससे किसी प्रकार की लड़ाई का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। तो कांग्रेस तो पूरे देश में जिस तरह पराजित हो रही है, कांग्रेस ने पहले ही हार स्वीकार कर ली है। अभी कल देखिए, आज सूरत के साथ जो ये रोड शो रहा जिसमें हमारी प्रधानमंत्री जी आज जो सूरत का भी बदसूरत शहर था उसको बदलने का काम जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। आप सोचिए कि कल पूरी कल और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी हमारी जितनी सरकारें उसके मुखिया जिस तरह से भुवनेश्वर में थे, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे पास जो थाती है हम उसको भी बचाते हैं और हम 2 कदम आगे भी बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी स्ट्रेटजी है, बेहतर स्ट्रेटजी है, जिसका जिक्र पीएम कर रहे थे, अमित शाह कर रहे थे कि हम यहाँ पर उस मोड में नहीं आना चाहते हैं कि हम जीत गए, अभी तैयारी आगे करनी। ठीक है, पॉइंट रख लिया आपने, यहाँ पे रख लिया आपने पॉइंट, और इसी पर त्यागी जी का मैं जवाब लूंगा, लेकिन वाया भार्गव पारिक, क्योंकि खड़े हैं भार्गव पारिक भी मेरे सहयोगी, बहुत देर से इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। भार्गव, बीच में एक जगह पर काफिला रुका था, वो शायद अब ये एक संकेत है इन तस्वीरों के साथ कि शायद सर्किट हाउस के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं अब पीएम। बिल्कुल नज़दीक तो नहीं पहुँचे हैं अभी, वो काफिला उनका काफ़ी उसमें समय लगेगा अभी उनको सर्किट हाउस पहुँचते हुए। लेकिन एक चीज़ है कि जिस तरह से लोगों का उमड़े हुए लोग उमड़ते जाते हैं और जिस तरह से उनके ऊपर फूलों की बारिश हो रही है, लोगों ने रास्ता सकड़ा होता जा रहा है लोग आसपास के होने के कारण, तो ये जो स्पीड जो उनकी थी, वो गिनती जो थी उसको उस स्पीड काफ़ी धीमी हो गई है। तो उस
स्पीड को देखते हुए अभी भी उनको काफ़ी कुछ समय लगने की संभावना है। हालांकि अभी भी लोग यहाँ पे उनके लिए वेट करते हुए हैं, वेट करते हुए रोड पे खड़े हुए हैं। वो कारगिल सर्कल तक नहीं पहुँचे हैं, तो कारगिल सर्कल तक जो अगर वो पहुँचने की जो पूरी संभावना थी तो वो उसके अंदर भी 35 मिनट वो लेट है, तो वो सर्किट हाउस पहुँचने के अंदर उनको अभी भी थोड़ा समय और लगेगा। यानी कि उस जगह पर जहाँ पहुँचना था वहाँ से अगर 35 मिनट लेट हैं तो इस वक्त 8:20 हुआ है, तो लगभग अभी आधा घंटा तो लगा ही लीजिए, कहीं नहीं गया उस जगह पर सर्किट हाउस में पहुंचने में। क्यों भार्गव, लगभग आधा घंटा तो लगा के चलिए कि आधा घंटा यहाँ से लगभग और लग जाएगा, जो जिस स्पीड से इस वक्त ये रोड शो चल रहा है। बिल्कुल देखा जाए तो बाइकर्स यहाँ से काफ़ी हद पहले गुजर चुके, कई बाइकर्स गुजर चुके हैं, लेकिन ये मोदी का काफिला आते आते अभी देर लगी है। तो तकरीबन 30 मिनट का समय तो अभी मिनिमम उनका गिना जा सकता है, और 30 मिनट का समय तो अभी भी और मोदी के यहाँ पहुँचने के अंदर रहेगा। और जिस तरह से मेरे पीछे जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए गाने बजाने की जो आवाज़ जो हो रही है वो यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा रखी गई है, तो लोगों का काफिला अभी भी उनकी वेट कर रहा है और उनको पहुंचने में अभी सर्किट हाउस पहुंचने में और 30 से 35 मिनट लगेंगे। जी ठीक है, अब त्यागी जी मैं आपके पास आता हूँ। उसे जोड़ते हुए जिसका जिक्र यहाँ सिंह साहब कर रहे थे कि अब यूं कहा जाए, या फिर आज कार्यकारिणी में भी जैसे कहा और इससे पहले अमित शाह ने भी कहा कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी तो पश्चिम बंगाल में सरकार बननी है, अभी तो उड़ीसा में सरकार बननी है। उड़ीसा के निकाय चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है ये उन्होंने देखा ही, और उसी के बाद उसी मोड में रहना है, चुनावी मोड में, और ये उसी की तैयारी है। तो बेहतर नहीं होता इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस के लिए आप ज़्यादा अच्छे से गाइड करेंगे उस पार्टी को कि वो भी किसी स्ट्रेटजी में, एक हिस्से में, एक रोड शो में वो कर रही होती बनिस्बत उन इश्यूज को बता करके वो जो पिछले चुनाव से रिलेटेड है। देखिए सचिन जी, राजनीतिक पार्टियों का गोल्डन ईरा इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण भारतवर्ष का गोल्डन ईरा है। जो समर्थन पंडित नेहरू के टाइम पे कांग्रेस को मिला करता था, इंदिरा जी के टाइम पे मिला करता था, उसको अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी इसको छू भी नहीं पाएगी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जो परसेंटेज जो पोल हुआ करता था 50% से ऊपर पोल कांग्रेस पार्टी को मिला करता था। तस्वीरों में जिंदा रखना है क्या पार्टी की लोकसभा, या इस रियलिटी में आप जो कह रहे हैं कि 60 पर हम सिमट गए, हम मानते हैं, उस 60 से आगे रिवाइव करना है या आगे बढ़ाना है? मैं उसी पे आ रहा हूँ, पंडित नेहरू ने देश को निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें दी, प्रजातांत्रिक ढांचे को मजबूत रखा, भाखड़ा नंगल डैम से लेकर के जितने भी आज इसरो 104 अगर यूनिट सैटेलाइट छोड़ता है तो पंडित नेहरू की देन है, DRDO पंडित नेहरू की देन है, BHL से लेकर के ONGC से लेकर के जितनी भी सारी चीजें पंडित नेहरू की देन है, प्लानिंग कमीशन पंडित नेहरू की देन है, इंदिरा जी ने हरित क्रांति दी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और जिस तरह से राजा इतनी बड़ी जीत के बाद जिस आप कह रहे हैं कि हमें मंथन करना है उसके लिए तैयार है, उसके बाद भी देखिए मैं ये कह रहा हूँ एक पार्टी जो कि अब दोबारा चुनावी मोड में है और उसने राजनीतिक प्रस्ताव आज पास करके कांग्रेस पर इतना निशाना साधा कि ईवीएम जैसे फैक्ट्री का मुद्दा है, उसके जवाब में आपकी पार्टी की तरह मैं ये कह रहा हूँ, ये तो नहीं कह रहा कि आपके किस प्रधानमंत्री ने कितना विकास किया, वो चर्चा का विषय नहीं है। उसी पर आ रहा हूँ। राजीव गांधी जी ने देश को 21वीं सदी का नारा दिया, कंप्यूटर दिया, संचार क्रांति दी, मनमोहन सिंह साहब ने देश को अधिकार दिए, नरसिम्हा राव ने आर्थिक क्रांति करने का काम किया, और अटल बिहारी वाजपेयी साहब के सामने निश्चित रूप से हाईवेज की रचना हुई, जो दिखते हैं कि हाईवेज अटल बिहारी वाजपेयी ने दिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी सरकार ने क्या मेक इन इंडिया पूरा किया? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्टार्टअप इंडिया पूरा किया? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट को पूरा किया, जिसके बारे में राजीव प्रताप रूडी ने एसोचैम की मीटिंग में माना कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सरकार का फेल हो चुका है? तो मैं पूछना चाहता हूं, सरकार के काम दिखने चाहिए, जितने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री हैं उनके काम दिख रहे हैं देश में, लेकिन पूछना चाहता हूं वर्तमान सरकार ने कौन सा ऐसा काम किया जो दिख रहा हो देश में? हाँ, एक चीज दिख रही है, धार्मिक विद्वेष दिख रहा है, जातीय विद्वेष दिख रहा है, लोगों में अनेकता में एकता खत्म होती जा रही है देश की, ये दिख रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति सम्मान घटता हुआ दिख रहा है, ये सब चीजें देश में दिख रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस पार्टी के बारे में या भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक चीज कह देता हूं, वो भी तो दिख रहा होगा, एक चीज कह देता हूं, हाँ एक चीज कह देता हूँ, उसी विषय में आ रहा था मैं, उसी में एक चीज कह देता हूँ, भीलन हर लई गोपियां वही अर्जुन वही बाण। माय डियर फ्रेंड, अर्जुन ने पूरी महाभारत जीती,
और उसी अर्जुन के गांडीव भी वही था, तीर भी वही थे, लेकिन वो भीलों से हार गया। तो ये समय समय की बात है, कभी कांग्रेस हारती है, कभी जीतती है, कभी बीजेपी जीतती है, कभी हारती है। ये समय समय की बात है, समय बहुत बर्बाद होता है। लास्ट में सेंटेंस कहना चाहूंगा, सौभाग्य सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। वाह वाह, मैं आता हूँ आपके पास वापस। मैं सौभाग्य सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। मैं त्यागी जी बहुत देर से मिस भी कर रहा था कि आपने बहुत देर होगी कोई एक शेर सुनाया भी नहीं है, कि काफी वक्त से कि आज चक्कर क्या है कि 2 घंटे से तो ज्यादा का वक्त शेर नहीं है ये दिनकर साहब की रश्मि रथी का एक 2 लाइन है। नहीं, आपने मेंशन ही नहीं किया अभी तक वो रस आया ही नहीं था, इसलिए मैं मिस कर रहा था। नहीं, दिनकर साहब की रश्मि रथी जो वही तो कह रहा हूँ कि अभी तक वो रस आया नहीं था ना। 2 लाइन थी, सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखा आगे क्या होता है। जो लाक्षागृह में जलते हैं वही तपके निकलते हैं। जी बिल्कुल, वही मैं आपके तप की तो जानना चाह रहा था कि कितना तप इस वक्त चल रहा है, क्योंकि वो एक दूसरी पार्टी है जो खुले में जब चुनौती दे रही है कार्यकारिणी में कह करके कि देखिए ईवीएम का मुद्दा ऐसे जैसे बनाया गया, जैसे चर्च का मुद्दा बनाया गया था, और उससे पहले भी मुद्दे अवार्ड वापसी के सामने आया था, लेकिन हमें अब आगे बढ़ना है। उस पार्टी को काउंटर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी है, मेरा सवाल भी उसी से था। खैर आपने जवाब दिया, और एक बार मैं तस्वीरें दोबारा दिखा दूँ जनता को, ट्राई कलर की लाइट्स के साथ आगे बढ़ते हुए और हाथों के साथ अबंडेंस ऑफ एनर्जी से कहा जाए कि क्योंकि एक तरफ उड़ीसा से आए हैं, काफ़ी ह्यूमिड उड़ीसा में भी इस वक्त मौसम है, गर्मी है, शेड्यूल रहा। वहाँ से शाम के वक्त गुजरात, और शाम को जैसे ही वो सूरत पहुँचे एयरपोर्ट पर, और यहाँ से भी कोई ऐसा नहीं कि कार्यक्रम कुछ ऐसा है कि सीधा पहुँचेंगे, आराम करेंगे, डेलीगेशन से रात को ही मुलाकात करनी है। हेक्टिक रहने वाला है पीएम का यहाँ पर भी शेड्यूल। क्यों भार्गव, यहाँ से एक तो ये अपडेट कि कितनी दूर तक पहुँचे होंगे, दूसरा ये अपडेट कि एक थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि क्या कार्यक्रम शेड्यूल क्या रहने वाला है जब सर्किट हाउस पहुँच जाएंगे वो, और कल। बिल्कुल, जो अभी काफ़ी नज़दीक धीरे धीरे पहुंचते हुए आ रहे हैं। हालांकि आपको देख सकते हैं कि जैसे ही बाइक्स ज़्यादा संख्या कम होती जा रही है, तो यहाँ पे भीड़ आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से कितनी बड़ी भीड़ है। हालांकि प्रधानमंत्री यहाँ से उनकी एक झलक देखने के लिए लोग इकट्ठा हुए, लेकिन यहाँ से प्रधानमंत्री सीधे जाएंगे, सर्किट हाउस जाएंगे। सर्किट हाउस में जाके वो सबसे पहले वो जो 70 जो होद्देदार है, पदाधिकारी है, उनके साथ मीटिंग करेंगे। आने वाले चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी, उनको मुसद्दा दिया जाएगा, उनके बारे में बात की जाएगी और उनके बारे में चर्चा की जाएगी। उसके बाद डिनर होगा, और उसके बाद जो डिनर होगा, और डिनर के अंदर भी कई लोगों से बात की जाएगी। कौन कौन लोग किस तरह से किनकी क्या जिम्मेदारी देनी है उसकी चर्चा की जाएगी। गुजरात के जितने मंत्री हैं उनका रिपोर्ट मांगा जाएगा, और वार्ड लेवल पे किस तरह से काम करना है उसकी पूरा एक कच्चा चिट्ठा और ब्लूप्रिंट तैयार की जाएगी। लेकिन भार्गव एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने उस पहलू को छुआ, और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जैसा भार्गव बता रहे हैं कि लगभग अब पहुंचने वाले हैं, लेकिन फिर भी 15 से 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा धीरे है और रुक रुक के पीएम चल रहे हैं, लोग नज़दीक आ रहे हैं। भार्गव, क्योंकि आपने उस पॉइंट को छुआ, मैं आपसे बेहतर हो नहीं सकता कोई व्यक्ति इस चीज़ को बताने के लिए कि इस बीच गुजरात की राजनीति में चल क्या रहा है, और पिछले कुछ वक्त से किस तरीके से गुजरात की राजनीति और सरकार रही है, और क्या किस रोड मैप पर अब बीजेपी का कैंपेन या बीजेपी काम कर रही है। देखिए, बीजेपी ने अब अपना जो कैंपेन का स्टाइल जो था वो इस बार थोड़ा सा अलग करने का सोचा है। वो अब ज़्यादातर पहले ओबीसी को टारगेट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पटेल वोट बैंक की अगर बात की जाए तो उसके सामने ओबीसी वोट बैंक जो है वो तकरीबन 52% है, जबकि पटेल वोट बैंक है वो 20% के आसपास है। 19.7% जो है वो पटेल वोट बैंक है। हालांकि पटेल का पहले से लॉयल रहे, तो ओबीसी को भी अपने साथ लेने की कोशिश की जाएगी पटेल के साथ साथ, और पटेल और ओबीसी दोनों को साथ मिला के लेने के लिए किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए उसका एक प्लान किया जाएगा। क्योंकि पिछले दिनों के अंदर दलितों के अत्याचार का मुद्दा उठा था, ओबीसी के अत्याचार का मुद्दा उठा था, तो इन सभी चीज़ों को किस तरह से इकट्ठा किया जाए और उसका प्लान आउट किस तरह से किया जाए, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी, और जिसके लिए 70 ऑफिसर्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा, और जो ऑफिस बैरर है उनके साथ एक
रणनीति, सोची साथी रणनीति तैयार की जाएगी और जितने भी मंत्री हैं और वो 70 जो है ऑफिस बेरर्स हैं वो सभी गुजरात के अलग अलग जिलों के अंदर जाएंगे। जिलों के अंदर जाके वो ये पूरे अपने सरकार के कार्यक्रम बताएंगे और गरीबों और ओबीसी को किस तरह का अपने साथ लेना है उसकी पूरी रणनीति तैयार करके उसको इसी हिसाब से आने वाले दिनों के अंदर काम किया जाएगा। और उस 19% को भार्गव यू नो इट बेटर कि कम से कम बिल्कुल भी नाराज़गी या यूँ कहें कि छिटकना तो अफोर्ड कर ही नहीं सकती इस वक्त जिस स्थिति से कम सरकार गुजरात में गुजर रही है। एक तो और दूसरा ये भी बताइएगा कि जो विपक्ष यानी कि कांग्रेस किस तरीके से वहाँ हाल चल रहा है। सेकंड, ये आज के इस रोड शो से एक चीज़ क्या और अंदाज़ा ये लगाया जाए कि चेहरा नहीं होगा, चेहरा पीएम ही होगा या चेहरा पीएम ही होंगे इस चुनाव का, और इतना बड़ा रोड शो करना ये अपने आप में एक बताता है कि किसके फेस पर ये शायद चुनाव होगा। बिल्कुल अगर देखा जाए तो गुजरात के जो चुनाव होंगे वो बिल्कुल पीएम के चेहरे पे ही लड़े जाएंगे। पिछले जो 3 चुनाव नरेंद्र मोदी जीते हैं वो भी उनके चेहरे पे जीते गए थे, लेकिन वो दिल्ली जाने के बाद भी चुनाव जीतने के लिए ऐसा चेहरा बीजेपी के पास नहीं है जितनी पकड़ पीएम मोदी की है वैसा चेहरा बीजेपी के पास यहाँ गुजरात में नहीं है। तो ये जो चुनाव लड़ा जाएगा वो उसके अंदर भी चेहरा तो नरेंद्र मोदी का ही रहेगा और इसीलिए ये रोड शो एक तरह का देखा जाए कि 2017 का आगाज़ कर दिया गया है। तो रोड शो के अंदर जो सफलता मिलती जा रही है तो रोड शो की सफलता को देखते हुए वो ये एक बात तो बहुत ही साफ है कि ना ही विजय रुपाणी के चेहरे पे ये चुनाव लड़ा जाएगा, चाहे जो चुनाव लड़ा जाएगा वो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगा जाएगा और नरेंद्र मोदी को ही चुनावी चेहरा बनाया जाएगा। ये सवाल अगर मैं पहले 3 साल पहले पूछता सिंह साहब तो इसका जवाब आप दूसरे तरीके से देते कि गुजरात में चेहरा नरेंद्र मोदी के अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता, सिनोनिमस नरेंद्र मोदी है। लेकिन नरेंद्र मोदी अब क्योंकि केंद्र की राजनीति में प्रधानमंत्री हैं तो गुजरात में क्या पीएम की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा और आज उसी की लॉन्चिंग है। देखिए यही लाख टके का सवाल जब हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे तब भी यही बात खड़ी हुई, जब हम उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे थे तब भी यही बात उठाई गई और हरियाणा से लेकर झारखंड सभी जगहों पर जहां हमने सरकार बनाई सब जगह ये सवाल तो आप हाँ कहते चलिए ना, इसे घुमाने का तो कोई चक्कर ही नहीं है। आप कहिए हमारी स्ट्रेटजी है, हाँ कहते चलिए कि जहां भी माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं उनकी विश्वसनीयता, उनकी साख इतनी बड़ी है देश में कि अभी तक का जो एक मानक एक मापदंड जो था उसको भी तोड़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं कांग्रेसी जो मेरे मित्र हैं उन्हें बताना चाहता हूं कि देश की संसद के अंदर जब श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि अटल जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था के बारे में अटल जी ने कहा कि हम डबल डिजिट तक जा सकते हैं और जो कांग्रेस 3% 3.5% ग्रोथ रेट छोड़कर गई थी हम 9% तक ले गए। और फिर यही कांग्रेस जब 2004 में सत्ता में आई तो जो हमने 8 से ऊपर छोड़ा था उसको फिर से 4 से नीचे छोड़ा है और जो इकोनॉमी अटल जी ने बूस्ट किया उसको $1 ट्रिलियन बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। अभी एक सबसे बड़ी उपलब्धि भी हमने पिछले 3 साल के अंदर जो दर्ज की है कि $2 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी बन चुकी है और मात्र 7 से 8 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ दुनिया में हमारी जो साख है, जो विश्वसनीयता और जो धमक है वो साफ दिखाई दे रही है पूरी दुनिया भारत की तरफ। मैं एक बार ये जरा आशा की निगाह ठीक है आपने अपना स्कोर कार्ड गिना दिया कि किस तरीके से पूरा स्कोर कार्ड है और कहाँ अचीवमेंट हुई है बीजेपी की, इसलिए लोग वोट दे रहे हैं। काउंटर करेंगे आपको राजीव त्यागी, लेकिन ये जरा मैं इन तस्वीरों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीरें आ रही थी कि पीछे की तरफ से काफिला जो चल रहा था, जो लेफ्ट हैंड साइड पे लोग खड़े थे वो भागना शुरू हो गए थे। तो जैसे जैसे काफिला बढ़ रहा था वो साथ साथ कुछ लोग आगे बढ़ रहे थे, यानी कि क्योंकि स्पीड धीरे है तो आप कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो कुछ ऐसे युवा हैं जो कि साथ साथ चल रहे हैं, पीछे से वो कवर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तस्वीर खींचना चाहते हैं। और कभी एसपीजी वाला की मशक्क़त करनी पड़ रही है, कभी एसपीजी करीब आती है, कभी उसके जो अधिकारी है वो दूर जाते हैं एसपीजी के जवान, क्योंकि
डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन बीच बीच में लोग आ रहे हैं, बीच बीच में लोग पीएम तक पहुंच भी पा रहे हैं। ये तस्वीरें भी आ रही हैं। एक ये बड़ा काफिला आगे की तरफ, बाइकर्स पीछे, ये पीएम का काफिला और उसके पीछे एम्बुलेंस और जो तमाम जो ज़रूरी एहतियात व्हीकल्स जो गाड़ियाँ होती हैं वो इस काफिले में मौजूद हैं। बेहद करीब से अब तो गुजर रहे हैं हम, ये देख रहे हैं बड़ी बड़ी इमारतें इस वक्त नज़र आ रही हैं और उन इमारतों पर भी हम ये देखिए LED लाइट से उन इमारतों पर भी चित्र को उकेरा गया है जिसमें पीएम विद द लाइट्स नज़र आ रहे हैं। तो भार्गव, इसकी तो बहुत दिन से तैयारी चल रही होगी और दिखाई दे रहा, पूरा देश विकास को देख रहा है। ये मानी मोदी जी की देन है। भार्गव, इसकी तैयारी तो स्टेट यूनिट में बहुत दिनों से चल रही होगी जिस तरीके का ये इवेंट है। देखिए, स्टेट यूनिट ने सिर्फ 10 दिन के अंदर इस पूरी तैयारी की है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2012 और 2014 के चुनाव के अंदर जिस तरह से स्टेट यूनिट ने काम किया था, तो ये इस प्रकार की इवेंट के लिए स्टेट यूनिट काफ़ी कुछ हद तक तैयार है, वो वेल इक्विप्ड है। तो उनके लिए ये 10 दिन से ज़्यादा का समय भी नहीं लगता है। तो पहले जो प्रोग्राम था, वो नरेंद्र मोदी का जो प्रोग्राम तैयार हुआ था, वो सिर्फ 20 दिन पहले तैयार हुआ था यहाँ सूरत आने का। और ये जो तैयारी जो की गई है, सिर्फ 10 दिन के अंदर तैयारी की गई है। और यहाँ के जो सांसद है, वो CR पाटिल की अगुवाई के अंदर ये तैयारी की गई है। उसका ब्यौरा सरकार के द्वारा लिया गया था 4 दिन पहले, माफ़ कीजिएगा, 4 दिन पहले ब्यौरा लिया गया था। और इसके कल एक रात के अंदर लेट नाइट इसका रिहर्सल भी किया गया था। और अगर देखा जाए तो ये तैयारी वह पूरी 10 दिन के अंदर पूरी तैयारी कर दी गई है और मैसिव तैयारी की गई है जैसे ये चल रहा है। और राइट और लेफ्ट अब काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, भीड़ डिस्पर्स हो रही है। इससे पहले मैं दोबारा त्यागी जी के पास जाऊँ। त्यागी जी अपना हाथ भी खड़ा कर रहे हैं। संक्षिप्त में एक चीज़ और कंप्लीट कर दीजिए भार्गव, अब लगभग कितनी दूरी होगी सर्किट हाउस से? देखिए, अभी दूरी तकरीबन 20 मिनट की दूरी रही होगी, क्योंकि जिस तरह से मेरे अगल बगल से जो रास्ता ब्लॉक था, वहाँ से बाइक जिस तरह से आ रहे हैं, तो उसी को देखते हुए इसे एक बात साफ है कि काफ़ी लोगों को डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि स्पीड काफ़ी बढ़ती जाए। तो 20 मिनट के अंदर, 15 से 20 मिनट के अंदर वो सर्किट हाउस पूरी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जहाँ पर ये काफिला पहुँचा है। जी त्यागी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। उस बात का जवाब देते जो ये कह रहे हैं कि ये स्कोर कार्ड है, जिस स्कोर कार्ड के बूते यहाँ पर सरकारें जो हैं पीएम मोदी का चेहरा देखकर बन रही हैं। और भार्गव भी उसका जिक्र कर रहे थे। आज की ये लॉन्चिंग तो साफ बताती है, मिशन गुजरात में चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे, कांग्रेस का चेहरा। देखिए, ये राजनीतिक दलों का अपना स्वतः निर्णय है और उनको निर्णय करने का अधिकार होना भी चाहिए कि वो किसको चेहरा रखते हैं, नहीं रखते हैं। मेरे मित्र ने झारखंड का, हरियाणा का, सबका जिक्र किया, उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया, लेकिन वो भूल गए पंजाब का जिक्र करना, गोवा का जिक्र करना, मणिपुर का जिक्र करना, जहाँ कांग्रेस पार्टी बढ़त पे रही है, सरकार बनाई, वो भूल गए जिक्र करना बिहार का, वो भूल गए दिल्ली का जिक्र करना जहाँ भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से शिकस्त को प्राप्त हुई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, उन्होंने कुछ आर्थिक उदाहरण दिए थे, आंकड़े दिए थे। नरसिम्हा राव साहब की सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो देश में आर्थिक क्रांति होनी शुरू हुई। उसके बाद 3 साल तक कांग्रेस की सरकार नहीं रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 99 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जब 2004 में छोड़ा था, तो 32 लाख करोड़ रुपए का सकल घरेलू उत्पाद देश का हुआ करता था। तो जो 2014 में जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने जब छोड़ा तो 145 लाख करोड़ रुपए का सकल घरेलू उत्पाद हमने छोड़ा। और देश की जो इकोनॉमी थी 1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी।